तो आज हमारे सामने अंग्रेजी व्याकरण के कुछ हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। इनमें 12 नियम हैं और सच कहूं तो ये उन 12 मुश्किल बाधाओं की तरह लगते हैं जिनसे हम सब कभी ना कभी टकराए ही हैं। तो आज का मिशन है इन बाधाओं को एक एक करके पार करना, ये समझना कि ये नियम सिर्फ रटने के लिए नहीं है, इनके पीछे एक प्रॉपर लॉजिक है। बिल्कुल। चलिए पहली और सबसे आम कंफ्यूजन से शुरू करते हैं, ईच और एवरी। हाँ, ये दोनों शब्द मतलब अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन इनके बीच एक बहुत मजेदार फर्क है। राइट। नोट्स का पहला नियम कहता है कि दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब यानी एक वचन क्रिया ही लगती है। हाँ, जैसे ईच स्टूडेंट इज टैलेंटेड और एवरी स्टूडेंट इज टैलेंटेड, दोनों सही हैं। बिल्कुल। यहां तक तो ठीक है, लेकिन फिर फर्क क्या है? मतलब हमारे पास दो अलग अलग शब्द क्यों हैं जो एक ही काम करते दिख रहे हैं? यही पर बात थोड़ी गहरी हो जाती है। ईच का इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी ग्रुप के हर सदस्य को व्यक्तिगत रूप से देखना चाहते हैं, अलग अलग। अच्छा। ये एक इंडिविजुअलिस्ट अप्रोच है और इसका इस्तेमाल दो या दो से ज्यादा के लिए हो सकता है। अच्छा, तो ईच में एक तरह का पर्सनल टच है या और एवरी का इस्तेमाल हमेशा दो से ज्यादा के लिए होता है और यह एक सामूहिक मतलब एक जनरल अप्रोच दिखाता है। जब आप कहते हैं एवरी सोल्जर वॉज रेडी, तो आप पूरी सेना को एक यूनिट की तरह देख रहे हैं। पर अगर आप कहें ईच सोल्जर वॉज गिवन अ मेडल, तो आपका ध्यान हर एक सैनिक पर है। समझ गया। और नोट्स में एक और दिलचस्प बात लिखी है कि ईच एक प्रोनाउन की तरह अकेले आ सकता है, लेकिन एवरी नहीं। हाँ, जैसे ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज टैलेंटेड। सही है। ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। आप कभी भी एवरी ऑफ माई स्टूडेंट्स नहीं कह सकते। एवरी को हमेशा अपने साथ एक नाउन चाहिए। अच्छा। ये एक ऐसी गलती है जो बहुत आम है। तो याद रखने के लिए ईच अकेला लड़ सकता है, एवरी को हमेशा एक साथी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है, मतलब स्पष्टता बहुत जरूरी है। ये मुझे अगले नियम की याद दिलाता है जो पूरी तरह से स्पष्टता के बारे में ही है। बोथ और नॉट वाला। हाँ, कि बोथ और नॉट का इस्तेमाल एक साथ नहीं करना। हाँ, ये नियम कम और अच्छी लिखावट का एक सिद्धांत ज्यादा है। बोथ राम एंड श्याम आर नॉट गोइंग कहने से वाक्य थोड़ा उलझ जाता है। हाँ, मतलब क्या दोनों नहीं जा रहे या कोई एक जा रहा है? बिल्कुल। इसे साफ करने का एक बेहतर तरीका है हमारे पास, और वो है नीदर राम नॉर श्याम इज गोइंग। एकदम सीधा और स्पष्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, तो चलिए अब एक ऐसे एरिया में चलते हैं जहां कंफ्यूजन की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। रिलेटिव प्रोनाउंस। हाँ, नियम 3, हु, हुम, विच और दैट। ये तो हमेशा ही परेशान करता है। इसमें बेसिक तो सबको पता होता है। हु और हुम इंसानों के लिए, विच जानवरों और चीजों के लिए, और दैट सबके लिए। हाँ, दैट एक तरह से यूनिवर्सल है। लेकिन असली जो बात है वो नोट्स में लिखी है, सेम शब्द के बारे में। हाँ, ये खास नोट है कि अगर वाक्य में द सेम शब्द आता है तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ दैट का इस्तेमाल होगा। बिल्कुल, विच या हु का नहीं। ये एक छोटा सा नियम है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। जैसे दिस इज द सेम बुक विच आई बॉट। ये गलत है। हाँ, सही होगा दिस इज द सेम बुक दैट आई बॉट। तो ये एक तरह का फिक्स्ड पेयर है, द सेम के साथ हमेशा दैट। इसे एक मजबूत जोड़ी की तरह याद रख सकते हैं। बिल्कुल। अब उन वाक्यों पर आते हैं जो वाकई दिमाग को थोड़ा घुमाते हैं, शर्त वाले वाक्य, कंडीशनल सेंटेंसेस। हाँ, नियम 4। और मुझे मानना पड़ेगा इन नोट्स में जो दूसरा उदाहरण है उसमें हैड का इस्तेमाल देखकर कोई भी चौंक सकता है। मुझे तो पहले लगा कि ये कोई टाइपिंग की गलती है। क्या ये सच में सही है? हाँ, ये रिएक्शन तो बहुत आम है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। यहाँ दो तरह की काल्पनिक स्थितियां हैं। पहली है इफ के साथ सिंपल पास्ट टेंस, तो दूसरे हिस्से में वुड प्लस वर्ब का पहला रूप आएगा। जैसे इफ ही हैड अ कार ही वुड गिफ्ट इट टू हर। हाँ, इसका मतलब है कि उसके पास अभी कार नहीं है, पर अगर होती तो वो दे देता। ये वर्तमान की काल्पनिक स्थिति है। ठीक है। अब आते हैं उस हैड वाले वाक्य पर। इसकी संरचना है इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस, तो दूसरे हिस्से में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप आएगा। और ये अतीत की किसी अधूरी शर्त को दिखाता है। बिल्कुल। इफ ही हैड अ कार ही वुड हैव गिफ्टेड इट टू हर। तो यहाँ दो हेड क्यों हैं? ये कंफ्यूजन है। पहला हेड पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा हेड जो है वो क्रिया हैव का थर्ड फॉर्म है, जिसका मतलब है पास होना। अच्छा। तो इसका मतलब है अगर अतीत में उसके पास कार रही होती तो उसने उसे गिफ्ट कर दिया होता। यह दिखाता है कि न उसके पास कार थी और न ही उसने गिफ्ट दिया। वाह,
अब ये साफ हुआ। ये तो अंग्रेजी के छिपे हुए लॉजिक का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, इसी तरह का एक और बारीक नियम है नियम 5, जो वन ऑफ और द ओनली वन ऑफ के इस्तेमाल से जुड़ा है। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे सिर्फ एक शब्द द ओनली पूरे वाक्य का मतलब और उसके क्रिया को बदल सकता है। पहली स्थिति देखिए, शी इज वन ऑफ द मदर्स हु आर रियली वर्किंग हार्ड। यहाँ क्रिया आर है जो बहुवचन है। लेकिन बात तो शी की हो रही है जो एक वचन है, तो फिर आर क्यों? ये सवाल तो आएगा ही। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ हु का संबंध शी से नहीं बल्कि उसके ठीक पहले आए शब्द मदर से है। अच्छा, मतलब बहुत सारी माएँ हैं जो मेहनत कर रही हैं और ये महिला उनमें से एक है। हमारा फोकस उस बड़े समूह पर है। ओके। तो हु अपने सबसे करीबी दोस्त मदर्स की बात कर रहा है, तो फिर दी ओनली वन ऑफ लगाने से क्या होता है? दी ओनली शब्द एक फिल्टर की तरह काम करता है। नोट्स में वाक्य है, दिस इज द ओनली वन ऑफ द नॉवेल्स विच इज इंटरेस्टिंग। यहां इज का इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि दी ओनली लगाने से हमारा ध्यान उस बड़े समूह नॉवेल से हटकर सिर्फ उस एक खास उपन्यास पर आ गया है। अब विच का संबंध नॉवेल से नहीं बल्कि दी ओनली वन से है। और इसीलिए क्रिया एक वचन इज हो जाती है। बिल्कुल। तो सारा खेल फोकस का है। क्या हम समूह की बात कर रहे हैं या उस समूह में से किसी एक खास की? एकदम सही। चलिए अब आते हैं नियम 6 पर, जो संख्याओं और इकाइयों के बारे में है, जैसे अ 10-inch स्नेक। यह भी एक ऐसी जगह है जहां गलतियां बहुत होती हैं। नियम सीधा है, अगर संरचना नंबर, यूनिट, नाउन की है तो यूनिट हमेशा सिंगुलर रहेगी, भले ही नंबर एक से ज्यादा हो। हाँ, जैसे अ 500 रुपी नोट, रुपीज नोट नहीं। यहाँ 500 रुपी एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं आई हैव 500 रुपीज, तो यहां रुपीज प्लूरल है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस वाक्य में रुपीज के बाद कोई नाउन नहीं है। वाक्य वहीं खत्म हो जाता है। जब यूनिट आखिरी शब्द हो तो वो प्लूरल हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप कहते हैं अ 500 रुपी नोट, तो नोट के आने से रुपी को सिंगुलर होना पड़ता है। ये बहुत साफ है। नोट्स में एक और बात है कि इकाइयों को हमेशा आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। हाँ, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये एक कन्वेंशन है छोटे से बड़े की ओर। ठीक है। इसी से जुड़ा एक और नियम है नियम 7। ये कहता है कि जब राशि, गति या वजन को एक अकेली इकाई की तरह देखा जाता है तो क्रिया एक वचन होती है। हाँ, जैसे 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ 10 मील को एक अकेली दूरी माना जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन नोट्स का दूसरा उदाहरण देखिए, 10 माइल्स नीड टू बी कवर्ड पार्टली बाय कार एंड पार्टली ऑन फुट। यहाँ क्रिया नीड बहुवचन हो गई। अच्छा, ऐसा इसलिए क्योंकि अब हम उस 10 मील की दूरी को एक यूनिट की तरह नहीं बल्कि अलग-अलग हिस्सों में देख रहे हैं। एकदम सही, आपने लॉजिक पकड़ लिया। यही बात वेतन के उदाहरण पर भी लागू होती है। 5,000 रुपीज इज हिज सैलरी। यहाँ वेतन एक सिंगल अमाउंट है, लेकिन 5,000 रुपीज वॉज स्पेंट ऑन डिफरेंट आइटम्स। समझ गया, क्योंकि यहाँ वही पैसा अलग-अलग चीजों पर खर्च हो रहा है, इसलिए क्रिया बहुवचन हो गई। बिल्कुल। तो ये सिर्फ नियम नहीं, ये देखने का नजरिया है। आप किसी चीज को एक साथ देख रहे हैं या टुकड़ों में। हाँ, इसी तरह का लॉजिक अगले नियम में भी है, नियम 8, जो तुलना के बारे में है। गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन ऑल मेटल्स। ये गलत क्यों है? क्योंकि ये एक तार्किक भूल है। सोना खुद एक धातु है, तो वो उस समूह से ज्यादा कीमती कैसे हो सकता है जिसका वो खुद हिस्सा है? हाँ, ये तो है। यह ऐसा कहने जैसा है कि मैं अपनी क्लास के सभी छात्रों से ज्यादा लंबा हूँ, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। ये तो हो नहीं सकता। तो सही तरीका क्या है? आपको खुद को उस समूह से अलग करना होगा। गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल। अदर शब्द से। हाँ, ये अदर शब्द सोने को बाकी सभी धातुओं से अलग कर देता है और तुलना को लॉजिकल बनाता है। लेकिन नोट्स में अगला वाक्य है, डायमंड इज मोर प्रेशियस देन ऑल मेटल्स, और इसे सही बताया गया है। हाँ, क्योंकि हीरा एक धातु नहीं है, वो उस समूह का हिस्सा ही नहीं है, इसलिए उसकी तुलना सभी धातुओं के समूह से करना बिल्कुल सही है। ये सिर्फ ग्रामर नहीं, ये शुद्ध लॉजिक है। ये अदर शब्द कितना महत्वपूर्ण है? एक छोटा सा शब्द पूरे वाक्य का मतलब बदल सकता है। बिल्कुल। ऐसा ही एक और जोड़ा है जहां छोटे शब्दों से बड़ा कंफ्यूजन होता है।
सिंस और फॉर। हाँ, नियम 9 फॉर का इस्तेमाल होता है समय की अवधि, ड्यूरेशन के लिए, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 10 डेज। ये बताता है कि कोई काम कितनी देर तक चला। और सिंस समय की शुरुआत का एक निश्चित बिंदु बताता है। हाँ, अ पॉइंट ऑफ स्टार्ट, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 1990। और इसमें टेंस का एक बहुत मजबूत नियम है। सिंस के बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आता है और जो मुख्य वाक्य होता है वो परफेक्ट टेंस में होता है। जैसे नोट्स का उदाहरण है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन। बिल्कुल। ये तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड वाले नियम जैसा लग रहा है, जहां 2 अलग-अलग टेंस एक साथ काम करते हैं। बहुत अच्छी कनेक्शन बनाई आपने। नियम 10 बिल्कुल यही है। जब अतीत में 2 घटनाएं एक के बाद एक होती हैं, तो जो घटना पहले हुई वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होती है, हैड प्लस V3। हाँ, और जो बाद में हुई वो सिंपल पास्ट टेंस में V2। द पेशेंट हैड डाइड पहली घटना, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड दूसरी घटना। मुझे याद है ये नियम हमेशा फिल्मों की तरह लगता था। हाँ, इसमें एक ड्रामा तो है। ये समय के क्रम को स्पष्ट करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। बिल्कुल। अब आते हैं एक ऐसे नियम पर जो अक्सर बोलने में नजरअंदाज हो जाता है लेकिन लिखने में बहुत महत्वपूर्ण है। नियम 11, जेरंड वाला। हाँ, जेरेंड से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल। नोट्स में उदाहरण है, माई फादर डज नॉट लाइक माई गोइंग आउटसाइड। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मी गोइंग आउटसाइड सुनने में ज्यादा नेचुरल नहीं लगता। मैंने लोगों को ऐसे ही बोलते सुना है। बहुत अच्छा पॉइंट है और आप बिल्कुल सही हैं। बोलचाल की भाषा में मी गोइंग बहुत आम है, लेकिन फॉर्मल राइटिंग में ये एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। ऐसा क्यों? वजह यह है कि आपके पिता को आप यानी मी नापसंद नहीं है। उन्हें आपका जाना यानी द एक्ट ऑफ गोइंग वो नापसंद है। अच्छा, तो गोइंग यहाँ पर एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसे जेरेंड कहते हैं। बिल्कुल। और चूंकि गोइंग एक नाउन है तो उसके पहले पोजेसिव एडजेक्टिव माय लगेगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी नहीं। माय गोइंग, हिज कमिंग, हर सिंगिंग। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी बात है। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी पड़ाव पर, नियम 12, द लॉ ऑफ इन्वर्जन। ये सुनने में ही बहुत भारी भरकम लगता है। हाँ, इन्वर्जन का मतलब है उल्टाव। और सोचिए, हम ऐसा करते क्यों हैं? ये सिर्फ एक फैंसी नियम नहीं है, ये अपनी बात पर जोर देने का एक तरीका है। अच्छा। सामान्य वाक्य होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जैसे ही रेयरली वेंट देयर। लेकिन अगर हम वाक्य को रेयरली से शुरू करें तो वाक्य में एक ड्रामेटिक असर लाने के लिए इन्वर्जन का इस्तेमाल होता है। संरचना उलट जाती है और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। तो ही रेयरली वेंट देयर बन जाता है रेयरली डिड ही गो देयर। रियली डिड ही गो। इससे सुनने वाले का ध्यान सीधा उस रेयरली पर खिंच जाता है। आपने बिल्कुल सही समझा। नो सूनर का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। नो सूनर हैड आई एंटर्ड द क्लास देन इट बिगैन टू रेन। यहाँ भी हैड आई एंटर्ड में इन्वर्जन है। हाँ, और एक और बात, नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है, व्हेन नहीं। ये भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। तो ये थे अंग्रेजी व्याकरण के 12 नियम, ईच और एवरी के छोटे से फर्क से लेकर लॉ ऑफ इन्वर्जन के ड्रामेटिक इस्तेमाल तक। और इन सब को समझने के बाद ये साफ हो जाता है कि व्याकरण सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं है। ये भाषा को लॉजिक, स्पष्टता और असरदार बनाने का एक सिस्टम है। हर नियम के पीछे एक वजह है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या व्याकरण के ये नियम भाषा को बांधते हैं या फिर हमारे विचारों को और भी सटीक और शक्तिशाली तरीके से व्यक्त करने के लिए आज़ाद करते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।